हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर 29वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस को चैनल को लगातार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो अगला टॉपिक है, यानी कि हम बात करेंगे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 20 यानी कि 29 और 30 की बात अपन करेंगे, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहने का मतलब है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के दो आर्टिकल कवर करेंगे, एक 29 और एक 30। ठीक है, और फिर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 32 है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले आर्टिकल 29 की हम बात करें तो यह जो आर्टिकल है ये विशेषतः अल्पसंख्यकों हितों को पूरा करता है। यानी कि आपको याद क्या करना है कि जो आर्टिकल 29 है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको उनके हितों को पूरा करता है। इसको बिल्कुल फोकस करिए इसके ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही बात करता है। देखिएगा अल्पसंख्यक क्या होता है कि देखिएगा किसी एक विशेष क्षेत्र पर जिस धर्म जिस जाति की संख्या कम होती है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, और अधिक होती है उसको क्या कहेंगे, बहुसंख्यक कहते हैं। तो वो तो आगे हम बात करेंगे, आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम हितों की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट बात देखते हैं, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है को उसके संरक्षण का अधिकार है। यानी कि नागरिक जो कोई भी सिटीजन है, यानी कि सिटीजन का कोई भी वर्ग है जो अपनी भाषा और अपनी लिपि और संस्कृति को का संरक्षण प्रदान है, यानी उसको संरक्षण करने का अधिकार है। देखिएगा भाषा है, लिपि क्या होती है, लिखने की कला को हम लिपि कहते हैं, और संस्कृति यानी कि मनुष्य के जीवन जीने की जो शैली होती है उसको हम कल्चर कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को के संरक्षण का उसको अधिकार है। किसको? अपने जो भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उनको। ओके, सेकंड अगर बात करें तो इसमें देखिएगा ऐसे व्यक्तियों के साथ शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात धर्म, जाति और भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति हो या शिक्षा संस्थाएं हैं, यानी कि ऐसे ऐसी शिक्षा संस्थाएं वे भेदभाव नहीं कर सकती। कैसा भेदभाव नहीं कर सकती? यानी कि किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी लैंग्वेज को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि संस्था हो, कोई भी एजुकेशन संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, उसके एजुकेशन संस्था के अंदर प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर आप इसके प्रवेश पर रोका जाएगा तो ये आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब आर्टिकल 29 का आप उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको कहने का मतलब है, हम बात कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार प्रथम व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली जो विशेषता बताई मैंने, वह पहली विशेषता तो क्या है कि एक समूह के नागरिकों की रक्षा करती है, और दूसरी विशेषता मैंने बताई कि नागरिकों के व्यक्तिगत की सम्मान की क्या करती है, रक्षा करती है। फिर चाहे वह किसी भी समुदाय का संबंध हो, यानी कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट कीजिएगा, और अगर कमेंट करके आप करोगे तो मैं आपको कमेंट सेशन के माध्यम से ही मैं आपके आंसर यानी कि क्वेश्चन का आंसर दे सकूंगा। ठीक है, और भी देखते हैं आगे हम आर्टिकल 30 यानी कि 30 आर्टिकल की हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बातें, यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों ही बात हो रही है। देखिएगा इसमें क्या बातें हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो,
उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार है। कहने का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक हो, चाहे कैसे भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब क्या कि एक क्षेत्र विशेष में किसी धर्म के व्यक्तियों की अगर संख्या कम है तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक हुई। अगर भाषा यानी कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में जिस भाषा को कम यूज में लिया जा रहा है तो वो धार्मिक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गया। तो इनके साथ आप क्या भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि उनकी ये मनो अनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का उनको अधिकार है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की भूमि या संपत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर पर मुआवजा उसको क्या कह दिया जाएगा। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। आर्टिकल 30 यानी कि 30 में ये बातें हमें कवर करनी है और याद भी आपको करना है। ओके, देखिएगा, एक विशेष बात अगर देखें कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी अल्पसंख्यक है उनकी कोई परिभाषा नहीं है। यानी कि न्यायालय के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक है, यानी कि संविधान में तो कोई अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन जो हमारा कोर्ट है यानी कि न्यायालय है उस न्यायालय के अनुसार परिभाषा दी गई है। एक केस देखते हैं, उसमें देखते हैं टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक जो स्टेट है, यानी 2002 के अंदर एक केस आया था। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर अल्पसंख्यक कौन होते उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो अल्पसंख्यक और प्रांतीय स्तर पर अल्पसंख्यक, दोनों जगहों पर अल्पसंख्यकों को पहचानने का आधार जनसंख्या होती है। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि दोनों जगहों पर, चाहे आप सेंट्रल पे देख लीजिएगा, आप स्टेट पे देख लीजिएगा, अगर आप अल्पसंख्यक को पहचानोगे तो हम पॉपुलेशन के आधार पर ही हम उसको पहचान सकते हैं। तो टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य द्वारा 2002 में ये आधार रखा कि अल्पसंख्यक कौन होता है, उसका बेस लाइन क्या है। तो उसकी बेस लाइन है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को आप पहचान सकते हो। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो अगली बात अगर करें तो न्यायालय के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले समूह को, देखिएगा, अब देखिए जनसंख्या यानी कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या होता है कि न्यायालय के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले समूह को हम क्या कहते हैं, उनको बहुसंख्यक माना जाएगा। और विशेष समूह में जिन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल मान्यता देगा यानी कि वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। कि जिस क्षेत्र के अंदर कोई एक विशेष क्षेत्र, उसमें अगर जनसंख्या कम है जिस धर्म की, जिस जाति की, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। और जिस क्षेत्र में किसी धर्म जाति की जनसंख्या अगर अधिक है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुसंख्यक कहलाएगा। तो ठीक है, तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर 6 समूह अल्पसंख्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि हमारे भारत में यानी राष्ट्रीय स्तर पर 6 ऐसा समूह है जो अल्पसंख्यक, ये आंकड़े हैं 2011 के। तो ठीक है, तो देखिएगा अल्पसंख्यक कौन है, यानी कि धर्म के आधार पर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे कम है मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है 14.2% है। सिख आते हैं फिर 1.7%, जैन 0.4% और बौद्ध 0.7%, ईसाई 2.3% और फारसी 0.7%। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा नहीं है ये, ठीक है, ये क्रम है। यानी कि ये जो धर्म है, यानी कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और फारसी, ये भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आंकड़े 2011 के हैं। ओके, तो आपको याद क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर पर 6 ऐसे समूह होते हैं जो अल्पसंख्यक हैं। तो आप याद क्या करोगे, आपको याद करना है, आपको क्या याद करना है, यानी कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं। अगर हम प्रांतीय स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल की अगर बात करें तो उसमें भी 6 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक है, यानी कि हिंदुओं के अल्पसंख्यक है। कहाँ कहाँ देखिएगा, कहाँ कहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। देखिएगा, अगर क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में सर्वाधिक सिख है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर मुसलमान है। अगर हम ईसाई धर्म के लोगों की अगर बात करें तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ईसाई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अन्य यानी कि अन्य जो धर्म के लोग वो अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे पंजाब में सिख है,
तो वहां पर अगर हिंदू होंगे तो वो अल्पसंख्यक श्रेणी में आएंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक संख्या किनकी है, मुस्लिम की है, तो वहां पर हिंदू है तो वो हिंदू क्या अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। तो ये भी प्रांतीय आधार पर मैंने बता दिया आपको अल्पसंख्यकों की बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, देखिए वैसे ही संस्था शिक्षा जिससे किसी अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया गया है और जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक के कल्याण का कार्य करती है उसको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है, एक बार फिर से देखिएगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या होती है। वैसी संस्था या शिक्षा संस्था जिसे किसी अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया हो, यानी कि शिक्षा संस्थान किसी अल्पसंख्यक के द्वारा व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई हो और वे जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण का कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे मदरसा है, यानी कि जो मदरसा है, मदरसा बनाने का उनको मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने बात की है, यानी कि अपने जो कल्चरल एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स है उसकी हमने बात की है। अब देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार की हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, राइट है, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल है 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है अक्सर, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इस आर्टिकल को, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का जन्मदाता, उसको हम अम्बेडकर जी को कहते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान का क्या हृदय कहा और उसको आत्मा कहा, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आते हैं तो संविधान का हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को कहा गया, यानी कि हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या उसको हृदय कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा, ओके। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है और उनके किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, जैसे मान लीजिए, यानी कि आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, यानी कि दैहिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 है, और शिक्षा संबंधित है, उनका अगर इसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो या राज्य के उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने के द्वारा 5 रिट जारी की है, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार की रिट जारी की है। और हमारे जो हाई कोर्ट है राज्य के अंदर, वो भी 5 रिट जारी की है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने जो मौलिक अधिकारों को उनका हनन हो रहा है उसका वो क्या समाधान कर सके या अपने अधिकारों का उल्लंघन से बच सके। तो ये आपको पता है, यानी कि रीट, यानी कि उसको हम बोलते हैं आदेश पत्र कहते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय आदेश पत्र निकाला है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हम यूँ कह सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट है, वो भी ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों को ऐसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय बनाता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट क्या है उसको परिवर्तनीय बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम कल देखेंगे इसके अंदर जो 5 प्रकार की जो रिट है, यानी कि बंदी प्रत्यक्ष है, उत्प्रेक्षा है, अधिकार परीक्षा है, इन सभी के बारे में हम कल देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।